इस लड़की ने जो क्राइम किया था वह इतना ज़्यादा खौफनाक है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर जो इसको सज़ा हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में आज से पहले किसी को नहीं मिली थी। 1955 में कैथरीन नाइट की बदकिस्मती यह होती है कि वह ऐसे घर में पैदा हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव घर होता है। ना सिर्फ उसके शराबी माँ बाप और जालिम बहन भाई उसके साथ बुरा सलूक करते थे, बल्कि उसको इर्द गिर्द के लोगों से भी ताने पड़ते थे क्योंकि लोगों को इसकी फैमिली पसंद नहीं थी। कैथरीन न्यू साउथ वेल ऑस्ट्रेलिया के छोटे से टाउन में रहती थी जिधर हर कोई एक दूसरे को जानता था। अब बेशक उस पर जितना भी जुल्म होता था उसका फोकस हमेशा फ्यूचर पर होता था। वह अपने आप को ना बार बार समझाती रहती थी कि अभी जितनी भी मेरी लाइफ गंदी है, फ्यूचर में मेरी अपनी फैमिली होगी और मैं उनको ऐसे ट्रीट करूंगी जैसे मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली मेरे साथ ट्रीट करती। लेकिन जब कैथरीन जवान होती है और डेट करना शुरू करती है, उसके सारे रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं क्योंकि इन द एंड वो और उसका पार्टनर टॉक्सिक और अब्यूसिव हो जाते थे, जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता था। ऐसा था कि ना कैथरीन को क्वालिटी पार्टनर बनना आ रहा था, ना ही उसको ये पता था कि क्वालिटी पार्टनर को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वह होता कैसे है। ये अब्यूसिव घर में जो पैदा हुई थी। फिर 1995 में जब कैथरीन 40 साल की हो जाती है, ये बड़ी डेस्परेट हो जाती है कि कोई तो मुझसे प्यार करे और मैं भी उससे प्यार करूं। तो इसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जिसका नाम था जॉन प्राइस। ये बंदा भी 40 साल का होता है। तो आज तक जितने भी बंदों से ये रिलेशनशिप में आई थी, ये उनमें से सबसे अलग था। इसको कैथरीन के मुश्किल पास्ट के बारे में भी हमदर्दी होती है और ऐसा था ये इसकी परवाह करना चाहता था और इसका ख्याल रखना चाहता था। तो फ़ौरन ही कैथरीन को इस बंदे से प्यार हो जाता है और रिटर्न में जॉन को भी इससे प्यार हो जाता है। उसी साल कैथरीन जॉन के घर में शिफ्ट हो जाती है जिधर वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था और फ़ौरन से उसकी बेटियां भी इसको पसंद करना शुरू कर देती हैं। और पहली बार इसको ऐसा फील हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी उस रास्ते पर चलना शुरू हो गया जिस पे वह चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती से यह ज़्यादा देर नहीं टिकती। अब बेशक कैथरीन और जॉन का रिलेशनशिप परफेक्ट स्टार्ट पे शुरू हुआ था, लेकिन ये खराब होना शुरू हो जाता है जब कैथरीन जॉन से पूछती है कि हम शादी कब करेंगे। अब कैथरीन तो शादी करना चाहती थी, वो ऑफिशियली अपनी एक फैमिली चाहती थी जिसका वह ख्याल रख सके। लेकिन जॉन शादी से थका हुआ था क्योंकि उसकी अभी तो फेल्ड मैरिज हुई थी। वो कैथरीन को बोलता है, रियलिस्टिकली शायद मैं कभी शादी करूं ही ना। अब वक्त के साथ साथ ये वाला मसला इन दोनों में दूरियां ले आता है और फातईफ में इसकी हद तब होती है जब जॉन और कैथरीन अपने घर में किचन में होते हैं और इनकी शादी को लेकर बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है। थोड़ी देर में ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अब इसी गर्मा गर्मी में कैथरीन छुरी उठाती है और वार करती है तो जॉन के सीने पे कट लग जाता है। जैसे ही ये होता है इनकी लड़ाई बंद होती है। जॉन चीख कर उसको बोलता है, मेरे घर से निकल जाओ और वापस कभी ना आना, और कैथरीन वहां से निकलकर चली जाती है। और अब इन दोनों को पता था कि लाइन क्रॉस हो चुकी है और अब इनका रिलेशनशिप खत्म है। अब अगले कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कैथरीन एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है जो उसके काफ़ी करीब था जिधर जॉन रहता था। वहाँ पर वह बड़ा लोनली फील कर रही थी। इसको पता था इसका जॉन के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहती थी। इसको अकेला नहीं रहना था, इसको उस फैमिली के साथ रहना था। तो ये डिसाइड करती है कि ये वह काम करेगी जो ये लड़ाई के बाद पैचअप करने के लिए पिछले रिलेशनशिप्स में करती हुई आई है। वह करती ये थी कि पहले वो मेक श्योर करती थी कि घर पे कोई ना हो। उसके बाद वह अच्छे से कपड़े पहनकर सिड्यूसिंग मोमेंट क्रिएट करती थी। फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाती थी। तो 29 फरवरी को कैथरीन वेट करती है जब तक जॉन काम के लिए नहीं निकल जाता घर से। वो इसके घर पे जाती है, इसके पास स्पेयर चाबी होती है उसकी। वह अंदर जाती है, उसकी 3 बेटियां होती हैं। वह बच्चों को हेलो बोलती है, उनके साथ आकर थोड़ी सी बात करती है। उसके बाद वे अरेंजमेंट कर देती है बच्चों के लिए बेबी सीटर की कि वह इनको यहाँ से रात भर के लिए ले जाएं। तो बेबी सीटर इनके घर आती है, वह 3 बच्चियों को ले जा रही होती है। फिर कैथरीन गुड बाय कह देती है उन्हें। फिर कैथरीन भी जॉन के घर से चली जाती है अपना सेड्यूसिंग ड्रेस लेने। फिर शाम को जब जॉन अपने घर आता है और वो देखता है बच्चे तो घर पे है ही नहीं, फिर घर में उसको एक नोट मिलता है कैथरीन की तरफ से जिसमें लिखा होता है उसके बच्चे किधर हैं। साथ ही ये भी लिखा होता है कि वह पैचअप करना चाहती है और वह थोड़ी देर में इधर आ रही है। अब जॉन इस बारे में गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, एक तो ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में आ गई, और फिर इसका क्या हक बनता है कि ये मेरे बच्चों के बारे में फ़ैसला करें।
मेरे से पूछे बगैर जॉन को बड़ा बुरा लगता है उसकी इस हरकत पे। तो जॉन बियर पकड़ता है, लिविंग रूम में बैठता है और कैथरीन का वेट करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह 6 बजे जॉन को अपने काम पे होना चाहिए था, लेकिन वह काम पे नहीं आता। तो उसकी जो कंपनी होती है उसको तो पता होता है जॉन बड़ा रेगुलर बंदा है, तो वह जॉन का पूछने के लिए एक वर्कर को ही उसके घर भेज देते हैं। वह वर्कर जॉन के घर के बाहर पहुंचता है, उसको जॉन की गाड़ी गैराज में दिखाई देती है, तो उसको लगता है शायद जॉन घर के अंदर होगा और सोया हुआ होगा। तो वर्कर फ्रंट डोर पे जाता है, उसको नॉक करता है, लेकिन कोई भी नहीं आता दरवाजे पे। फिर वह दोबारा दरवाज़ा बजाता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तो वह वर्कर मुड़कर वापस जाने वाला होता है अपनी कंपनी को बताने के लिए कि पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है। तभी उसकी नज़र एंट्रेंस वाले दरवाजे के नीचे पड़ती है। वहाँ पर साथ ही थोड़ा बहुत खून पड़ा होता है और साफ पता चल रहा था ये खून ही है। तो ये वर्कर बड़ा परेशान हो जाता है। वह दोबारा से दरवाज़ा बजाता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तो वह घर की साइड पर चला जाता है और खिड़कियाँ बजाना शुरू कर देता है कि जो भी घर के अंदर है वह बाहर आए और बताए सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। वर्कर वापस भागकर अपनी गाड़ी में जाता है और वह ड्राइव करके सीधा अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को बताता है यहाँ पर उसको क्या दिखाई दिया है। तो वे डिसाइड करते हैं उनको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस जॉन के घर 8 बजे पहुंचती है। उसकी गाड़ी अभी भी गैराज में होती है, हर तरफ खामोशी होती है। तो पुलिस भी फ्रंट डोर पे जाती है, दरवाज़ा बजाती है, कोई जवाब नहीं आता। तो वह इस प्रॉपर्टी की बैक साइड पे जाते हैं पिछले दरवाजे को ट्राई करने के लिए। अब जैसे वो बैकयार्ड की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ना एक खिड़की होती है जो बैकयार्ड में खुलती है और उस खिड़की के आगे घास के ऊपर एक खाने की प्लेट उल्टी पड़ी होती है, जैसे किसी ने खिड़की से बाहर प्लेट फेंकी हो। तो बैक डोर पे जाने के बजाय ये सीधा उसी खिड़की के पास जाते हैं जिधर से ये खाना गिराया था। लेकिन जिसने भी ये गिराया था उसने खिड़की बंद कर दी थी। तो ये खिड़की के साथ अपना मुंह जोड़ते हैं अंदर देखने के लिए। तो अंदर ना ही जॉन होता है ना ही कोई और बंदा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। लेकिन विंडो के बिल्कुल आगे एक डाइनिंग टेबल होती है और ये टेबल बड़े मज़े के खानों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने दावत की हुई है, लेकिन अभी तक उससे खाया कुछ नहीं था। फिर वह सोच रहे होते हैं इनमें से एक खाने की प्लेट पता नहीं क्यों बाहर फेंक दी इन्होंने। फिर पुलिस पिछले दरवाजे पर जाती है। वह दोबारा से दरवाज़ा बजाते हैं काफ़ी दफ़ा। अंदर बिल्कुल खामोशी होती है। तो फिर वह दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे ही ये घर के अंदर एंटर होते हैं, ये 2 ऑफिसर्स होते हैं। डाइनिंग रूम, टेबल और जो खाना होता है वह इनके लेफ्ट साइड पे होता है। बाकी इधर उधर कुछ भी अजीब नहीं होता। यह जॉन को अंदर एंटर होकर आवाज़ें देते हैं, लेकिन बिल्कुल खामोशी होती है। फिर ये लिविंग रूम में एंटर होते हैं जिधर टीवी पड़ा होता है, सोफ़ा पड़ा होता है। अब जैसे ही वह इधर आते हैं, यहाँ पर हर तरफ खून पड़ा होता है। अब इस लिविंग रूम के सामने फ्रंट एंट्रेंस वाला दरवाज़ा होता है। उस एरिया में काफ़ी सारा खून पड़ा होता है। तो मतलब जो भी फ्रंट डोर से एंटर होगा ऑब्वियसली उसका पाम खून के ऊपर जाएगा। अब इस एरिया से खून के निशान लिविंग रूम की तरफ जा रहे थे, सोफे के पीछे। जब ये लोग सोफे के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कैथरीन की बॉडी पड़ी होती है। ये फ़ौरन उसकी तरफ भागते हैं, उसकी पल्स देखते हैं और इन्हें पता चलता है इसकी तो पल्स है लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। अब इनमें से एक ऑफिसर कैथरीन के पास रुकता है जब तक पैरामेडिक्स नहीं आ जाती। दूसरा ऑफिसर अपना वेपन निकालता है और घर को सर्च करना शुरू कर देता है। फिर ऑफिसर यहाँ से घर की दूसरी तरफ जाता है। अब वह आगे जा रहा होता है तो उसके सामने कोई अजीब सा पर्दा लगा होता है जो उसके आगे के रूम का व्यू ब्लॉक कर रहा था। ऑफिसर को ये भी दिखाई दे रहा था कि ये जो खून के निशान थे ये आगे भी जा रहे थे पर्दे की तरफ। तो ये जॉन को आवाज़ें लगाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और फिर ये इस अजीब से पर्दे को हटाता है तो सामने छोटा सा क्लोजेट रूम होता है, कोई भी नहीं होता वहाँ पे। फिर ऑफिसर ये सोच रहा होता है कि ये खून यहाँ पे क्यों रुक गया आके। सेम टाइम पे उसको अपने बाजू पे ना अजीब सी ठंडक महसूस होती है। जब उसने ये पर्दा हटाया था तो वह अपने बाजू पर देखता है तो उसके बाजू पे तो खून लगा होता है। फिर वो कहता है ये खून मेरे बाजू पर किस तरह आ गया, और फिर एकदम से वह खौफ में आ जाता है क्योंकि ये जो पर्दा इसने हटाया था अपने उस बाजू से जिस पर खून लगा हुआ था, ये कोई पर्दा नहीं था। इससे एक रात पहले जब जॉन सोफे पर बैठकर गुस्से से कैथरीन का इंतज़ार कर रहा था। अब रात के 11 बज जाते हैं। वह थक जाता है इंतज़ार कर करके। वह सीधा बेड पर लेटता है और जाकर सो जाता है। 1 घंटे बाद कैथरीन बेडरूम में आती है। वह अपने सडक्टिव कपड़ों में होती है। अब बेशक जॉन उससे जितना भी गुस्से में होता है कि जो भी उसने दिन भर किया था और पहले भी किया था, उसको इस तरह देखकर ये पिघल जाता है।
जॉन सोचता है जो भी मेरे मसले थे इसके साथ खैर है कोई बात नहीं। तो ये दोनों बेड में लेटते हैं और सो जाते हैं। अब आधी रात को कैथरीन उठती है और जॉन सोया हुआ होता है। ये जॉन की तरफ देखती है तो इसको बहुत ज़्यादा नफरत महसूस होती है इससे। वो अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि ये बंदा मेरा एडवांटेज ले रहा है, ये मेरे से शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहता है। इसका उस टाइम गुस्से से पारा हाई हो गया था। तो वह डिसाइड करती है मैं इस बंदे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा। तो कैथरीन चुपके से बेड से निकलती है, आराम आराम से बेडरूम से बाहर जाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने उसी अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पर ये पहले रुकी हुई थी, और वहाँ से ये अपने काम के औजार उठाती है। अब कैथरीन जिधर काम करती थी वो थी मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री, और ये उस फ्लोर पे काम करती थी जिधर जानवरों की बोटियाँ बनाते थे। इसका जो स्किल सेट था वो था कसाई होना, और जो इसके वर्किंग टूल थे वह छुरियाँ और बुगदे वगैरह थे। तो ये अपनी पूरी किट उठाती है और वापस जॉन के घर आ जाती है। ये सीधा किचन में जाती है, किट खोलती है जिसमें हर साइज़ की छुरियाँ पड़ी थी। तो ये वह उठाती है जिसकी इसको ज़रूरत थी। ये इसको चेक करती है, तेज़ है ना धार इसकी। तो ये सीधा जॉन के बेडरूम में चली जाती है। अंदर जॉन सीधा होकर सोया हुआ होता है। तो ये आराम से बेड में जाती है, घुटनों पे बैठकर इसके सीने के बिल्कुल सामने होती है। ये छुरी ऊपर उठाती है और सीधा इसके सीने में घोंप देती है। जॉन एकदम से उठता है, इसको धक्का देकर आगे की तरफ भागता है और इंस्टिंक्टिवली वह कमरे से बाहर भागता है। उसको कोई आइडिया नहीं होता यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके अंदर एड्रेनलिन आ गया था, वो घर से भाग रहा होता है। जब वह फ्रंट डोर पे पहुंचता है तब तक इसका खून काफ़ी ज़ाया हो चुका होता है, इससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। ये फ्रंट दरवाज़ा तो खोल लेता है लेकिन वहीं गिर जाता है, ऐसे जैसे आधा जिस्म उसका बाहर हो और आधा अंदर हो। वह अपने आप को दरवाजे के नीचे वाली साइड को पकड़कर आगे की तरफ खींच रहा था घर से बाहर निकलने के लिए, और वहीं पे ये खून के निशान लग जाते हैं दरवाजे पे, वही जो वर्कर ने देखा था। अब जैसे वह अपने आप को घर से बाहर निकलने के लिए खींच रहा था, उस पॉइंट तक कैथरीन उसके पास पहुंच गई थी। वह इसकी टांगे पकड़ती है, इसको अंदर खींचती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जब ये अंदर आ जाता है तो ये इसके ऊपर चढ़ती है और 36 दफ़ा और इसके अंदर चाकू घुबाती है। फिर ये इसको वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देती है। उसी दौरान ये किचन में जाती है और एक बड़ा सा पतीला लेती है जिसमें पानी उबालना शुरू कर देती है। फिर ये डाइनिंग टेबल पर प्लेटें लगाना शुरू कर देती है दावत के लिए। जब ये टेबल सेट कर लेती है फिर ये जॉन के पास जाती है जो अब तक मर चुका होता है। फिर ये इसको यहाँ से घसीट कर उसी जगह पे ले जाती है जिधर ऑफिसर को वह अजीब सा पर्दा दिखाई दिया था। उसके बाद ये अपने कसाई का स्किल इस्तेमाल करते हुए जॉन की खाल उतारती है सर से लेकर पांव तक। ये इसमें इतनी एक्सपर्ट होती है कि उसको एक ही पीस में उतारती है पूरी खाल को, और फिर ये इस खाल को ऊपर लटका देती है, और ये वही होती है जो ऑफिसर पर्दा समझ रहा था। फिर ये इसका सर अलग करती है और इसको ये उस पानी में डाल देती है जिसको इसने उबलने के लिए रखा था। ये इसके सर की कोई ग्रेवी टाइप डिश बना रही थी। इसके बाद ये उसकी बॉडी के पास वापस जाती है, उसके टुकड़े करती है और उससे अलग अलग डिशें तैयार कर लेती है। फिर ये सारे खाने को टेबल पे सजा देती है, कार्ड्स पे नाम लिखती है कि कौन सी डिश किसके लिए है, और इन कार्ड्स पे वो जॉन के बच्चों के नाम लिखती है और उसको हर प्लेट के आगे रख देती है क्योंकि इसकी इंटेंशन होती है कि ये बच्चों को इनके बाप का गोश्त खिलाएगी। फिर कैथरीन खुद बैठती है, जो इसने अपने लिए प्लेट बनाई हुई थी उसको खाना शुरू करती है। शायद ये इसको बहुत अजीब लगती है तो वह अपने पीछे खिड़की खोलती है और खाने को बाहर फेंक देती है। इसके बाद ये पीछे मुड़ती है और देखती है इसने ये सब क्या किया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के बजाय ये डिसाइड करती है कि ये अपनी जान ले लेगी। ये बाथरूम में जाती है, नींद की गोलियां उठाती है, लिविंग रूम में जाकर बैठती है, नींद की गोलियों की ओवरडोज करती है अपने को और ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन जब पैरामेडिक्स आते हैं सुबह के टाइम तो वह इसको बचा लेते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में स्टेबलाइज होती है तो पुलिस उसको फौरन अरेस्ट कर लेती है जॉन के मर्डर के लिए। अल्टीमेटली वो गिल्टी साबित होती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि इसने ये सब किया है। जब इसका ट्रायल चल रहा था तो इसको सज़ा दी जाती है लाइफ इन प्रिजन। तो जज इसके लिए स्पेशल एक क्लॉज बनाता है कि इसकी फाइल पे स्टैम्प करो जिस पे लिखा हो नेवर टू बी रिलीज्ड। मतलब इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कभी भी प्रिजन से बाहर निकलेगी। तो ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की पहली औरत बन जाती है जिसको लाइफ इन प्रिजन मिलती है बगैर किसी पेल के, और ये अभी भी जिंदा है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की स्कूल तो जाती है लेकिन फिर वहां से वापस नहीं आती।
उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन क्या हुआ था इस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।